हेलो। मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को अब पढ़ा रहे थे उत्प्रेरण। उत्प्रेरण के प्रकार में बता चुके हैं। यह भौतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी उत्प्रेरण, दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरण। तो समांगी उत्प्रेरण के बारे में पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं और अब पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट है कार्य विधि के आधार पर। कार्य विधि के आधार पर कार्य विधि के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार। तो उत्प्रेरक जितने भी होते हैं उनका कार्य अलग अलग होता है। कुछ अपक्रिया की गति को बढ़ा देता है और कुछ होते हैं अपक्रिया की गति को घटा देता है, और कुछ ऐसे भी उत्प्रेरक होते हैं जो कि किसी दूसरे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को या तो घटा देते हैं, और कुछ ऐसे उत्प्रेरक होते हैं कि जो कि दूसरे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। या कुछ ऐसे भी उत्प्रेरक होते हैं जो कि वह उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट कर देते हैं, पूरी तरह से क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से कार्य विधि के आधार पर इसको 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर होगा कि उत्प्रेरण को कार्य विधि के आधार पर, कार्य विधि उनके कार्य विधि के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। विभाजित किया जा सकता है। तो उत्प्रेरण को उनके कार्यविधि के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला है धनात्मक उत्प्रेरण। सेकेंड होता है ऋणात्मक उत्प्रेरण। थर्ड होता है स्व उत्प्रेरण। और चौथा होता है प्रेरित उत्प्रेरण। तो यह जो वीडियो है यह 51वां 51 पार्ट है, यानी कि जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं उसमें 51 पार्ट यह है वीडियो। तो इस तरह से, और आप लोग जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो रोज़ अपलोड होता है यूट्यूब पर वह आपके पास पहुंचता रहे।
तो यह चार प्रकार के होते हैं: धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण। तो इसमें जो धनात्मक होता है, पॉजिटिव मतलब जुड़ना, जो धनात्मक मतलब वह जुड़ना, जुड़ेगा तो बढ़ेगा, यानी कि तो जो धनात्मक उत्प्रेरण होता है किसी भी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, यानी कि ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को क्या करता है, बढ़ा दे, उसे क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरण कहेंगे। और ऋणात्मक उत्प्रेरण यानी कि ऐसा उत्प्रेरक होता है जो अभिक्रिया की गति को क्या करता है, घटा देता है। और स्व उत्प्रेरण यानी कि जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जितने भी पदार्थ बनते हैं उनमें से कोई एक उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरण कहते हैं। और प्रेरित उत्प्रेरण यानी कि इसमें एक अभिक्रिया दूसरे अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, तो उसे कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। यानी कि जब कोई अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण कहेंगे। तो इस प्रकार से एक एक समझते चलेंगे और लिखते चलेंगे। तो पहला धनात्मक उत्प्रेरण। धनात्मक उत्प्रेरण यह हो जाएगा पॉजिटिव कैटालिसिस। अब धनात्मक उत्प्रेरण यहाँ पर होगा कि ऐसा उत्प्रेरण जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा दे, जो अभिक्रिया की गति को क्या करता है, बढ़ा देता है, तो उसे क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। यानी कि ऐसा उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया की गति को, जो किसी अभिक्रिया की गति को अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। तथा इस परिघटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। तो ऐसा उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है, तथा इस परिघटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं।
तो यहाँ पर वो उदाहरण लेंगे। उदाहरण में क्या होता है कि 2H2 प्लस O2, यहाँ पर प्लेटिनम 2H2O बनेगा। यह जो होगा उत्प्रेरक, यह धनात्मक उत्प्रेरक होगा, धनात्मक उत्प्रेरक। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी गैस होता है और यह भी गैस होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया नहीं करते, करते भी हैं तो बहुत स्लो, यानी कि बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं। इसकी वजह से उसमें इन दोनों की अभिक्रिया में क्या करते हैं, प्लेटिनम डाल दिया जाता है। तो प्लेटिनम डालने पर तुरंत या क्या करते हैं, अब इनकी अभिक्रिया करने की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और जल तेजी से बनने लगता है। तो यह जो प्लेटिनम होगा वह धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इसके बारे में लिख भी सकते हैं कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग से H2O बनने की गति अत्यंत धीमी होती है, अत्यंत धीमी होती है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, परंतु अगर प्लेटिनम डाल दिया जाता है, परंतु प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। इसलिए प्लेटिनम धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, धनात्मक उत्प्रेरण होता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो यह बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, लेकिन जब उसी में प्लेटिनम डाल दिया जाता है तो यह क्या होता है कि प्लेटिनम डालने पर इन दोनों की अभिक्रिया करने की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार इसे कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। तो इस प्रकार से दूसरा रिएक्शन देखते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा उत्प्रेरक देखते हैं। तो यहाँ पर अमोनिया NH2 प्लस H2 यह बनता है, ये 2NH3। तो यहाँ पर 3H2 है। तो इसमें जो आयरन या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब की अभिक्रिया कराई जाती है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन
यह दोनों परस्पर अपक्रिया नहीं करते, बहुत धीरे धीरे अपक्रिया करते हैं। लेकिन जब इसी में आयरन डाल दिया जाता है, आयरन की उपस्थिति में अपक्रिया होती है, तो यह क्या होता है कि इसकी गति को बढ़ा देता है। तो यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर तेजी से अपक्रिया करते हैं और अमोनिया गैस बनाता है। तो यहाँ पर जो आयरन होगा वह क्या होगा, धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा, धनात्मक उत्प्रेरक। तो आयरन यह धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो इस प्रकार एक और रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा Zn प्लस H2SO4, H2SO4, CuSO4, यहाँ पे बनेगा ZnSO4 प्लस H2, ZnSO4 बनता है प्लस H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो जो कॉपर सल्फेट है यह क्या होगा, धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा, धनात्मक उत्प्रेरक। तो यहाँ पर प्रत्येक रिएक्शन है, यह भी ध्यान दीजिएगा कि हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। यह नहीं कि चाहे जिस अपक्रिया में चाहे जो अब उत्प्रेरक यूज कर लिया जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन बस हर एक अपक्रिया के लिए अलग अलग उत्प्रेरक प्रयोग होता है। इसकी वजह से हर एक अपक्रिया के लिए अलग अलग उत्प्रेरक याद करना पड़ेगा। अगर दूसरा उत्प्रेरक लगाएंगे तो वह गलत हो जाएगा। तो इसलिए प्रत्येक अपक्रिया के लिए अलग अलग उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता, इसलिए पूरी तरह से याद होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट की उपस्थिति में यह कॉपर सल्फेट अपक्रिया की गति को बढ़ाता है। तो यह जिंक प्लस H2SO4 यह दोनों परस्पर अपक्रिया करते हैं कॉपर सल्फेट की उपस्थिति में। तो तेजी से अपक्रिया करके यह जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार कॉपर सल्फेट क्या होता है, धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब दूसरा समझेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरण। ऋणात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण में क्या होगा, यह हो जाएगा निगेटिव कैटेलिसिस। ऋणात्मक उत्प्रेरण ऋणात्मक उत्प्रेरण यानी कि ऋणात्मक मतलब होता है कम होना, ऋणी मतलब होता है उधार लेना या उधारी। तो यानी कि कम हो जाना, तो वह क्या होगा, ऋणात्मक। तो यानी कि यह हो जाएगा कि ऐसा उत्प्रेरण जो अपक्रिया की गति को क्या करता है, कम कर देता है, या कम कर देता है या घटा देता है। तो ऐसे उत्प्रेरण को क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। तो इसे परिभाषित भी कर सकते हैं आसानी से कि ऐसा उत्प्रेरक जो किसी अपक्रिया की गति को क्या करता है, घटा देता है। तो ऐसा उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया की गति को घटा देता है
घटा देता है ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। तो ऐसा उत्प्रेरक जो किसी अपक्रिया की गति को क्या करता है, घटा देता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरक तथा इस परिघटना को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरण को यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरण ऋणात्मक उत्प्रेरण को संदमक इनहिबिटर भी कहते हैं। तो इसे यानी कि ऐसा उत्प्रेरक जो किसी अपक्रिया की गति को क्या करता है, घटा देता है, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाता है तथा इस परिघटना को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। जो ऋणात्मक उत्प्रेरण होता है उसे संदमक, यानी कि संदमक मीन्स होता है रोकने वाला, तो इसे संदमक भी कहते हैं। तथा इस घटना को मंदन कहते हैं। इस घटना को मंदन मीन्स भी क्या होता है, कम होना, इनहिबिशन, मंदन कहते हैं। तो इस प्रकार से उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पर अब हो जाएगा 2H2O2 या लिक्विड रूप में होता है, तो यहाँ पे H3PO4 यह ऋणात्मक उत्प्रेरण का कार्य करता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा और यह बनेगा 2H2O प्लस O2। तो यहाँ पर जो H3PO4 है यह ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यह अगर इसका नाम है हाइड्रोजन पराक्साइड। तो हाइड्रोजन पराक्साइड में H3PO4 फास्फोरिक अम्ल अगर डाल दिया जाता है तो यह जो जल और ऑक्सीजन बन रहा है तेजी से वह धीरे धीरे बनने लगेगा, यानी कि इसकी अपक्रिया की गति को क्या करता है, घटा देता है या इसके विखंडन को धीरे धीरे क्या करता है, कम करने लगता है। तो ये H3PO4 इस अपक्रिया के लिए क्या होगा,
ऋणात्मक उत्प्रेरण का कार्य करेगा। तो यहाँ पर इसको लिख भी सकते हैं कि H2O2 के वियोजन H2O2 के वियोजन की क्रिया को फास्फोरिक अम्ल कम कर देता है। अतः H3PO4 इस सब क्रिया के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यह पहला उदाहरण था। तो इसमें H3PO4 जो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जो विखंडन होता है या वियोजन होता है उस परिघटना को क्या करता है, कम कर देता है, यानी कि विखंडन की प्रक्रिया को क्या करता है, कम कर देता है। इसलिए H3PO4 इस सब क्रिया के लिए क्या होगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। सेकेंड होगा यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म, यह वायु द्वारा ऑक्सीकृत होता है। तो इसमें क्या होता है कि एथेनॉल मिला दिया जाता है, एथेनॉल मिला दिया जाता है। तो इसका ऑक्सीकरण में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। यह COCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 2Cl2 यह फास्जीन गैस बनता है, फास्जीन गैस। अगर क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला अगर छोड़ दिया जाता है तो अगर खुला छोड़ देंगे तो यह वायु द्वारा ऑक्सीकृत होने लगता है और फास्जीन गैस बनने लगता है। तो फास्जीन गैस क्या होता है, यानी कि इसको जो क्लोरोफॉर्म होता है यह बेहोश कर देता है, लेकिन वह ज़्यादा देर तक वायु में रहने पर यह वायु द्वारा ऑक्सीकृत होने लगता है और फास्जीन गैस बनाता है। जो फास्जीन गैस होता है वह बेहद विषैली गैस होती है, वह बेहोश नहीं करेगी, वह तुरंत, यानी कि जहरीली गैस होने की वजह से यह तुरंत ख़त्म कर देगा आदमी को। इसकी वजह से यह इसी में क्या करते हैं, इसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए उसी में एथेनॉल मिला दिया जाता है। तो यह ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरण। तो यह ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। और ये इसमें तीसरा पॉइंट हो जाएगा Na2SO3 प्लस O2 ग्लिसरॉल। तो यह बनता है Na2SO4। तो यह सोडियम सल्फेट और यह हो जाएगा सोडियम सल्फाइड।
तो सोडियम सल्फाइड वायु द्वारा तेजी से ऑक्सीकृत होता है और सोडियम सल्फेट बनाता है, लेकिन अगर उसी में ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है तो यह इसके ऑक्सीकरण को वह क्या करता है, कम कर देता है, तो वह सोडियम सल्फेट क्या होता है, धीरे धीरे बनने लगता है। तो जो ग्लिसरॉल होगा वह ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से धनात्मक उत्प्रेरण हम लोग देख लिए और ऋणात्मक उत्प्रेरण देख लिए। अब इसके बाद है स्व उत्प्रेरण, तीसरा पॉइंट हो जाएगा स्व उत्प्रेरण। स्व उत्प्रेरण यह हो जाएगा ऑटो कैटेलिसिस, ऑटो कैटेलिसिस। स्व उत्प्रेरण क्या होता है उसको जानेंगे। स्व मीन्स होता है स्वयं, उत्प्रेरक यानी कि जो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है तो वह क्या होता है, स्व उत्प्रेरण कहलाता है। तो स्व उत्प्रेरण में क्या होता है कि ऐसा उत्प्रेरक जो ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरण कहते हैं। यानी कि जो अभिकारक होता है उसमें से कोई नहीं, अलग से कोई भी पदार्थ नहीं मिलाया जाता, लेकिन जब अभिकारक एक दूसरे से आपस में परस्पर अपक्रिया करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो अपक्रिया होने के फलस्वरूप, अपक्रिया का होने के बाद जो उत्पाद बनते हैं तो उत्पाद में कई उत्पाद भी बन सकते हैं, तो उसमें से एक पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, यानी कि उसकी अपक्रिया की गति को क्या करता है, बढ़ा देता है, तो उसे कहते हैं स्व उत्प्रेरक। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा या जब किसी अपक्रिया के फलस्वरूप, जब किसी अपक्रिया के फलस्वरूप जब किसी अपक्रिया के फलस्वरूप बना कोई उत्पाद ही स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। जब किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप बना कोई उत्पाद ही स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है तो स्व उत्प्रेरक कहलाता है, स्व उत्प्रेरक कहलाता है। तथा इस परिघटना को स्व उत्प्रेरण कहते हैं, स्व उत्प्रेरण
कहते हैं। तो जैसे में यहाँ पर हो जाएगा CH3 COOH C2H5 प्लस CH2O, यहाँ पर CH3 COOH प्लस C2H5OH। तो यहाँ पर CH3COOH या एथेनोइक अम्ल होगा, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड को क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरण। यह स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण। तो यहाँ पर यह एथिल एस्टेट जो होता है, एथिल एसीटेट, एथिल एस्टेट को जल में मिला देते हैं। तो जल में मिलाने पर यह क्या होता है? एथेनोइक अम्ल और एथिल अल्कोहल में टूट जाता है। टूट जाता है तो जो ही एथेनोइक अम्ल बनने लगता है तो यह तुरंत क्या करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी कि इसकी अपक्रिया की दर को क्या करता है? धीरे धीरे बढ़ाने लगता है। तो यहाँ पर एथेनोइक अम्ल क्या होता है? स्व उत्प्रेरक का कार्य करेगा। यह सेकेंड अपक्रिया हो जाएगी कि आर्सीन ASH3, यह आर्सेनिक अम्ल बनाता है और आर्सेनिक और H2। तो यहाँ पर जो आर्सेनिक होगा, आर्सेनिक यह स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इस सब क्रिया के लिए आर्सेनिक क्या होगा? स्व उत्प्रेरक का कार्य करेगा। थैंक यू। और जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू। अच्छा।